हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। प्लीज दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। लॉट्स ऑफ लव। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे आदमी ने जब वैष्णवी की बात सुनी तो उसने गुस्से के मारे सारे स्पीकर्स नीचे जमीन पर फेंक दिया। कमरे में अंधेरा था इसलिए उस इंसान की शक्ल नहीं नजर आ रही थी। वो आदमी गुस्से से बोला, वंश भाई, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हर बार मेरा खेल खराब करता है ये आदमी। तू बस देखते जा मैं आगे क्या क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुझे धोखेबाजों को सजा देने का। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू कभी किसी को सजा देने लायक नहीं बचेगा। वो आदमी बहुत गुस्से में ये सारी चीज कह रहा था। वैष्णवी चिप तोड़ने के बाद पास ही बने वॉशरूम में अपने हाथ धोने जाती है क्योंकि चिप निकालते समय उसके हाथ में उस आदमी केशव का खून लग गया था। गोल्डी की तो नजरें वैष्णवी से हट ही नहीं रही थी। वो वॉशरूम में जाती हुई वैष्णवी को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। गौतम जी उसके सर पर मारते हुए नाराजगी से बोले, कितना घुरेगा, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या। जिससे गोल्डी का ध्यान वैष्णवी से हटता है और जहां अभी गौतम जी ने उसे मारा था वहां पर अपना हाथ फेरते हुए आश्चर्य के साथ बोला, क्या वंश भाई एक लड़का है। पर यह कैसे हो सकता है। आखिर कोई लड़की इतनी डेयरिंग कैसे हो सकती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो अभी भी ये एक सपने की तरह ही लग रहा है। जिस पर गौतम जी उसके हाथ पर जोर से पिंच करते हैं, जिस पर गोल्डी की हल्की चीख निकल जाती है और वह गुस्से से गौतम जी की ओर देखते हुए और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, आखिर आपने मुझे इतनी जोर से पिंच क्यों किया। जिस पर गौतम जी बिना अपने चेहरे पर भाव लाए बोले, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था और सपना भी लग रहा था तो अब तो यकीन हो गया ना। जिस पर गोल्डी हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ लेकिन वंश भाई कोई लड़की कैसे हो सकते हैं। कोई लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। गौतम जी कोई जवाब देने ही वाले थे कि तभी वॉशरूम से बाहर आते हुए वैष्णवी की आवाज आई जो गोल्डी के सवाल का जवाब देते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के सर्द आवाज में बोली, तुम लोग लड़कियों को आखिर समझते क्या हो। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां कमजोर होती है। अगर लड़कियां नहीं होती तो ये दुनिया भी नहीं होती। उनमें इतनी ताकत होती है कि वो नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकती है। वह अकेली अपने साथ साथ अपने परिवार, बच्चे, पति, माँ बाप, सास ससुर का ख्याल रखती है। घर ही नहीं बाहर का काम भी संभालती है। अगर लड़की माँ लक्ष्मी हो सकती है तो समय आने पर वह काली भी बन सकती है। इसलिए उन्हें कभी कम नहीं समझना चाहिए। और तुम भला लड़की को कमजोर नजरों से कैसे देख सकते हो। तुम्हारी माँ भी तो एक लड़की ही है ना। गोल्डी वैष्णवी की बात सुनकर उसे एहसास होता है कि उसने सच में लड़कियों को कम समझ लिया था। वो वैष्णवी से माफी मांगते हुए बोला, वंश भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। नारी से ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वैष्णवी गोल्डी को देखकर हाँ में सर हिला देती है। गौतम जी वैष्णवी से सवाल करते हुए बोले, पर वंश भाई, आपको कैसे चिप का पता चला। गोल्डी भी वंश भाई से यही सवाल करना चाहता था। गौतम जी के सवाल पूछने पर गोल्डी की नजरें वैष्णवी पर थी और वो इंतजार कर रहा था कि वैष्णवी क्या जवाब देगी। जिस पर वैष्णवी देवल मुस्कुराहट के साथ बोली, गौतम जी आपने नोट नहीं किया, उसके बाएं हाथ में छोटा सा कट दिखाई दिया था जब मैंने उस पर गोली चलाई थी। एल और तो और उस चिप के वजह से हर 10 मिनट बाद हल्की लाल लाइट भी दिखाई दे रही थी जो कि सिर्फ ध्यान से और गौर करने पर ही दिखाई देती है। ये सुनकर गौतम जी और गोल्डी दोनों ही हैरान रह गए। वो उसे यहाँ तक लाए फिर भी उन्हें ये लाइट नहीं दिखाई दी। दोनों ही मन वंश भाई की चतुराई की तारीफ कर रहे थे। वैष्णवी सोफे पर बैठते हुए और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ बोली, शिकार को चारा डाल दिया है और अब उसके फंसने तक का इंतजार है। अब ध्यान से सुनो आगे क्या करना है। वैष्णवी अपनी बात जैसे जैसे आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे गौतम जी और गोल्डी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता जा रहा था और साथ ही हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। जैसे ही वैष्णवी ने अपनी बात पूरी की, गोल्डी मुस्कुराते हुए और वैष्णवी की तारीफ करते हुए बोला, वाह वंश भाई, आपको तो मान गए। क्या प्लेन बनाया है, एक ही बार में पूरा स्कॉर्पियो गैंग तहस नहस हो जाएगा। गौतम जी भी वैष्णवी की तारीफ करते हुए बोले, हाँ बहुत ही अच्छा प्लेन बनाया है। अगर सारा इसी मुताबिक हुआ तो वो लोग कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैष्णवी सभी को प्लेन समझाकर बोली कि मछली को चारा डाल दिया है,
अब बस उसके फंसने की बारी है। गौतम जी और गोल्डी दोनों ही वैष्णवी की प्लानिंग सुनकर हैरान तो थे, लेकिन उसे कई ज्यादा खुश भी थे। वैष्णवी उन्हें जल्द ही प्लेन पर काम करने को बोलकर अपना मास्क लगाए लाइब्रेरी से निकल गई। वो हवा से बातें करते हुए अपनी स्पोर्ट्स बाइक चला रही थी, तभी उसे याद आया कि वेदांश तो घर पर है और आज दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया है। वैष्णवी खुद में बात करते हुए बोली, अरे वेदू के पास तो आज की पार्टी के लिए कपड़े भी नहीं होंगे क्योंकि वो तो मेरे घर पर है। चलो उसके लिए मैं थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। इतना बोलकर वैष्णवी ने अपने दिल्ली के मॉल की ओर गाड़ी मोड़ दी। थोड़ी ही देर में वो मॉल के सामने खड़ी थी। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और अंदर की ओर बढ़ गई। वो मॉल में सीधा जेंट्स सेक्शन की ओर बढ़ गई थी। वो जेंट्स सेक्शन में गई। वो दिल्ली के मॉल में कभी नहीं आ रखी थी। यहाँ का जितना भी काम होता वो गौतम जी या अपने असिस्टेंट को बोल देती, इसलिए वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉय वैष्णवी को नहीं पहचान पाए। वैष्णवी अंदर जाकर उसने एल साइज का व्हाइट शर्ट दिखाने को बोला। वहां मौजूद बॉय एम्प्लॉय वैष्णवी को ऊपर से नीचे की ओर देखे जा रहा था क्योंकि वैष्णवी ने ब्लैक जैकेट और टाइट पैंट पहन रखी थी जिसमें उसका सुंदर सा फिगर बेखूबी से दिखाई दे रहा था। ऊपर से मास्क हटा देने की वजह से उसके काले घने बाल कमर तक लहरा रहे थे और कुछ उसके चेहरे पर भी आ रहे थे जिसे वह बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। वैष्णवी को उसका यूं देखना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो जल्द से वेदांश के कपड़े लेकर वेदांश के पास पहुंचना चाहती थी क्योंकि जब से वेदांश का कॉल आया है तब से उसका भी मन नहीं लग रहा था। वह भी जल्द से जल्द घर पहुंचकर वेदांश को देखना चाहती थी, इसलिए वो अभी मॉल में कोई सैपा नहीं चाहती थी। जब उस मेल एम्प्लॉय ने देखा कि वैष्णवी उसके हाथ लगाने पर कोई रिएक्ट नहीं कर रही तो उसे लगा ये कोई बेचारी सी लड़की है, उसके और छूने पर वह रिएक्ट नहीं करेगी। और उसे ये भी लग रहा था कि क्या पता वो भी उसमें इंटरेस्टेड हो। वैष्णवी के ना रिएक्ट करने से उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई। वो वैष्णवी को शर्ट दिखाते हुए उसे छूने की भी कोशिश कर रहा था। वैष्णवी उसके इंटेंशन अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो चुप रही। प्लीज गर्ल्स, अगर आपको भी कभी ऐसे आदमी मिले तो तुरंत ही रिएक्ट कीजिए, वरना इन जैसों की हिम्मत बढ़ती ही है। वो मेल एम्प्लॉय अपनी बातीसी दिखाते हुए यानी हंसते हुए बोला, मैडम ये आप अपने हस्बैंड के लिए ले रही है या फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए? वैष्णवी बिना किसी भाव के जवाब देते हुए बोली, अपने होने वाले पति के लिए। जिस पर लड़का वैष्णवी से फ्लर्ट करते हुए बोला, अच्छा, बड़ा किस्मत वाला है जो उसे आप जैसी हॉट, मेरा मतलब है कि सुंदर लड़की मिली है। वैष्णवी उसकी फालतू की बातों को अनदेखा कर उसे दूसरा शर्ट दिखाने को बोली। वह मेल एम्प्लॉय वैष्णवी का जवाब न मिलने से थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन वह वैष्णवी को दूसरा शर्ट दिखाते हुए बोला, अरे ये देखिए शर्ट। वैष्णवी ने जैसे ही शर्ट को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उस मेल एम्प्लॉय ने वैष्णवी की कलाई पकड़ ली। पास खड़े बाकी के एम्प्लॉय भी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आकर उसे नहीं रोका। दोपहर का समय होने की वजह से वहां पर ज्यादा कस्टमर भी नहीं थे, लेकिन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर खड़े मजे ले रहे थे। उन्हें कोई भी मतलब नहीं था और ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। वो आदमी डेविल मुस्कुराहट के साथ बोला, बेबी डॉल, थोड़ी देर मेरे साथ समय बिता लो, मैं तुम्हें जन्नत की शेर कराऊंगा, फिर तुम चाहो तो अपने होने वाले पति के पास चली जाना। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पास खड़े बाकी सारे आदमी, एम्प्लॉय और मेल कस्टमर भी हंसने लगे। वैष्णवी के अब हद से पार हो चुकी थी। वो ऐसे तो कोई बेखेड़ा नहीं चाहती थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया था। वैष्णवी ने अपनी कलाई यूं घुमाई कि अब उस आदमी का हाथ वैष्णवी के हाथ में था और उसने उस आदमी को उठाकर जोर से पटक दिया, बिल्कुल किसी धोबी पछाड़ की तरह। वहां खड़े किसी भी आदमी को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। वो आदमी वैष्णवी के इस मूव को समझ नहीं पाया, जमीन पर पड़ा कमर पकड़े कराह रहा था। वैष्णवी ने उसे उठने का मौका दिए बिना ही उसे जोर से पेट पर मारते हुए बोली, रुक, मैं दिखाती हूँ तुझे आज नरक कैसा होता है। वैष्णवी बेहताशा उस मेल एम्प्लॉय के पेट पर जोर से लात मारने लगी। वो एम्प्लॉय दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वहां मौजूद लोग वैष्णवी का ये रूप देखकर अंदर तक कांप उठे थे, लेकिन उन्हें वैष्णवी को रोकना भी जरूरी था क्योंकि अगर वो उस आदमी को यूं ही मारती रही तो वह मर जाएगा। एक आदमी डरते हुए आगे आया और घबराते हुए बोला, मैडम छोड़ दीजिए वरना ये मर जाएगा। वैष्णवी बेहताशा गुस्से से उस मेल एम्प्लॉय के पेट पर जोर से लात मारने लगी।
वो एम्प्लॉय दर्द से कराहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वहां मौजूद लोग वैष्णवी का ये रूप देखकर अंदर तक कांप उठे थे, लेकिन उन्हें वैष्णवी को रोकना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो उस आदमी को यूं ही मारती रही तो वह मर जाएगा। दूसरा मेल एम्प्लॉय डरते हुए आगे आया और घबराते हुए बोला, मैडम छोड़ दीजिए वरना ये मर जाएगा। वैष्णवी ने जब दूसरे मेल एम्प्लॉय की बात सुनी तो वह उसे गुस्से भरी आंखों से घूरने लगी, जिससे वह मेल एम्प्लॉय डर गया और डर कर उसने 4 कदम पीछे ले लिया। वैष्णवी ने एक जोर से उस मेल एम्प्लॉय के पेट पर लात मारी, जिसने उसे टच करने की कोशिश की और अपना फोन निकालकर गौतम जी को कॉल लगाया। गौतम जी ने एक ही रिंग में वैष्णवी का कॉल उठा लिया। गौतम जी कुछ बोल पाते उसे पहले ही उनके कानों में वैष्णवी की गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। वैष्णवी गुस्से से गौतम जी को बोली, गौतम जी अगले 5 मिनट में मुझे वी के मॉल का मैनेजर मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए, मैं अभी वी के मॉल में ही हूँ। इतना बोलकर वो गौतम जी की कोई बात सुने बिना ही उनका कॉल कट कर दिया। गौतम जी हैरानी से फोन स्क्रीन की ओर देखने लग गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो मन में खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, आज का दिन ही खराब है, अब पता नहीं किसकी सहमत आने वाली है। और वैष्णवी ने वी के मॉल के मैनेजर को क्यों इतने गुस्से में बुलाया है? वह तो घर जाने वाली थी। पता नहीं आजकल उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। गौतम जी अपने काम पर लग गए। वैष्णवी उन सभी को गुस्से से देखते हुए बोली, सभी यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ। सभी एम्प्लॉय वैसे ही वैष्णवी से डरे हुए थे और अब कॉल पर अपने मैनेजर के आने का सुनकर उनके तो हाथ पैर ठंडे हो गए। जल्दी से वो सभी एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर ये कौन है और ये हमारे मैनेजर को कैसे जानती है। वैष्णवी वहां खड़े कस्टमर को भी गुस्से से घूरते हुए बोली, आप सभी भी यहाँ आइए। हालांकि वैष्णवी का गुस्सा भरा चेहरा देख और उसको किसी एम्प्लॉय को यूं मारता देख वो थोड़े डर गए थे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो वैष्णवी से आंख भी ना मिला पाए। वैष्णवी बॉसी टोन में रुडेली ऑर्डर देते हुए बोली, चलिए अब सभी के सभी मुर्गा बन जाइए और जोर से बोलिए, अब आगे से कोई भी लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो हम हंसने के बजाय उसकी मदद करेंगे। ये सुनकर वहां खड़े एक मेल कस्टमर को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा करते हुए आगे आकर वैष्णवी की आंखों में आंखें डाले बोला, हम क्यों आपकी बात मानकर मुर्गा बने और हमने किया भी क्या है? अगर वो आपके साथ बदतमीजी करता है तो इसमें आपकी ही गलती है। आप लड़कियां इतना तैयार होकर ही क्यों निकलती हैं कि लड़कों की नजरें आप पर आए? हालांकि वैष्णवी ने कोई भी मेकअप नहीं कर रखा था, उसने सिर्फ ब्लैक कलर की जींस और जैकेट पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे, लेकिन फिर भी उस मेल कस्टमर को वैष्णवी की ही गलती लग रही थी। वैष्णवी को मेल कस्टमर की बात सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और मेल कस्टमर के पास आकर उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मार दिया। वैष्णवी का मुक्का इतना पावरफुल था कि मुक्का पड़ते ही वह मेल कस्टमर जाकर जमीन पर मुंह के बल पड़ा और उसके चेहरे पर वैष्णवी के मुक्के का निशान बन गया और उसके होठों के किनारों से खून तक बहने लगा। दूसरा मेल कस्टमर आगे आया और उस पहले मेल कस्टमर को जमीन से उठने में मदद करने लगा। वैष्णवी का पंच देख जहां बाकी सभी डर गए, वहां वो दूसरा मेल कस्टमर वैष्णवी को गुस्से से बोला, तुम सारेआम किसी भी निर्दोष पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती हो। वैसे भी उसने क्या गलत कहा? सही तो कह रहा है। तुम लड़कियां कुछ भी पहनकर क्यों निकलती हो? सूट सलवार या साड़ी पहनोई तो तुम्हारे साथ ये होता भी नहीं। और वैसे भी अगर इस एम्प्लॉय ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो तुम यहाँ के मैनेजर से जाकर बात करो। और वैसे भी हम लोग तुम्हारे इस पछड़े में क्यों पड़े, हमें तुमसे क्या लेना देना। वैष्णवी को उस दूसरा मेल कस्टमर की बातें सुनकर बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। वो फिर से उसे दूसरे मेल कस्टमर के गाल पर जोर से थप्पड़ मारते हुए बोली, लड़की की मर्जी, वो चाह कुछ भी पहने, तुम होते कौन हो उसे जज करने वाले? अच्छा तुम्हें लड़कियां ट्रेडिशन में चाहिए तो लोग क्यों फिर ये जीन्स पहनते हो? तुम भी पहनो फिर ट्रेडिशनल धोती वगैरह, लेकिन नहीं, खुद कुछ भी पहने वो चलता है, लेकिन लड़की ट्रेडिशन होनी चाहिए। गलती तुम लोगों के देखने की है ना कि कपड़ों की। खैर तुम जैसे गधों को कहाँ ये बात समझ आएगी। उसके दूसरे गाल पर भी जोर से थप्पड़ मारते हुए, अच्छा तुम सभी को कोई लेना देना नहीं। अगर यही हरकत तुम्हारी बेटी के साथ होती तो तुम लोग क्या करते? क्या तुम लोग वहां खड़े तमाशा देखते या तुम्हारी बेटी की मदद नहीं करते? वैष्णवी की बात सुनकर सबके मुंह पर तो जैसे ताला ही लग गया। वैष्णवी ने फिर से गुस्से में उस कस्टमर के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोली, अच्छा तुम लोगों को दूसरों से कोई मतलब नहीं है ना?
लो, मैंने इसे बिना वजह ही थप्पड़ मार दिया, लेकिन अब आप बाकी लोगों को इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो पहला मेल कस्टमर जिसे वैष्णवी ने मुक्का मारा था, वो गुस्से से बोला, तुम रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब आगे क्या करेगी वैष्णवी? क्या पुलिस वैष्णवी का साथ देगी या फिर उन कस्टमर और एम्प्लॉय का? क्या होगा आगे जानने के लिए